अच्छा सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरे का पूरा आप हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और हम ये भी देख रहे हैं, देखिए इलेक्शन में जिस तरीके से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में की थी, हमें किसी से लेना नहीं कौन जीते कौन नहीं जीते, वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये हर हिंदुस्तानी की कहीं ना कहीं अपेक्षा और अभिलाषा होती है। लेकिन लगातार देख रहे हैं, हरियाणा में हमने देखा था, आपने बहुत सारी चीजें आपने उस समय भी पहले भी देखी थी, बाद में भी देखी, हमने महाराष्ट्र भी देख लिया, और अब जो ये यहाँ दिखता है दिल्ली में जो कुछ दिख रहा है, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ अब राजीव कुमार के हाथ में, वो फरवरी में रिटायर हो जाएंगे, तो आफ्टर जो प्लान है रिटायरमेंट के बाद की जो योजना होती है, जो पुनर्वास की बात होती है, टिप्पणी चाहूंगा आपकी। आप बहुत सारी चीजों पे बहुत पैनी निगाह रख के, बहुत बारीक नजर रख के बातें करते हैं, और आप एडवोकेट भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कई वर्डिक्ट हम देख रहे हैं, हरियाणा में खुद में आए कि वहां आ गया और उसके बाद नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, कानून बदल दिए गए, तो क्या आप सारा चुनाव राजीव कुमार के हाथ में, यही बात निकल के आती है अजय सर? नहीं, हम राजीव कुमार क्यों कह रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह रहे हैं। असल में राजीव कुमार तो सिर्फ चेहरा है, जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वही होता है। तो सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो चाहती है, राजीव कुमार वो करते हैं, उनके हिसाब से तारीखें तय करते हैं, उनके हिसाब से तारीखें बढ़ाते घटाते हैं, उनके हिसाब से तमाम जो है मानदंड बनाते हैं, उनमें चेंज करते हैं, तो सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। तो वास्तव में जो एक बात राहुल गांधी कहते हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं, और मैं उन्हीं के वर्ड में कहूंगा कि अब लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। यस सर, यस सर। और इंडियन स्टेट क्या है, इंडियन स्टेट में यही चुनाव आयोग भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और तमाम सारी संस्थाएं हैं, जहां वही हो रहा है जो वो चाहते हैं। कौन सी सूचना देनी है या नहीं देनी है, ये सूचना आयोग अपने विवेक से तय नहीं कर रहा है, उसका फैसला भी आरएसएस ले रहा है, क्योंकि आरएसएस से भेजे गए लोग बैठे हुए। इसी तरीके से तमाम और चीजें, हमने जब संभल में तमाम धांधलियां देखी थी, तो उस समय याद करिए, संभल का जो डीएम था वो चुनाव आयुक्त का दामाद था। साहब, हमने को क्या कहा जाए, कौन सुनेगा, कौन जांच करेगा, क्या करेगा। इसी तरीके से यहां तो असल में बैठा दिए गए हैं उन्हीं के लोग जो हैं, और उनके लोग बैठा दिए हैं तो उनके हिसाब से फैसले होते हैं। इसलिए चुनाव आयोग पे तो अब बात करना ही बेमानी है। जितना वो कर दे रहे हैं वही एहसान मान ले हाथ जोड़ के, कि हाँ भैया आपने इतना ही हमें अवसर दे दिया, यही बहुत बड़ी बात। तमाम सारे लोग ये भी कहते हैं कि तो फिर ना लड़े, ना लड़े, तो वो तो चाहते हैं मत लड़ो, कौन कह रहा है लड़ो। जम्मू कश्मीर में याद करिए, जब वहां की तमाम पार्टियां बायकॉट करती थी तो भी चुनाव हो जाता था, सरकार बन जाती थी। तो बायकॉट करने से कोई हल नहीं निकलेगा, या तो तमाम विपक्षी दल एक आते, अब अपने फायदे के मुताबिक तो बोलेंगे, और नहीं तो वो कहेंगे कि हाँ नहीं सब फेयर है, फिर वो कोई कहेगा वो सबूत दें, कोई कहेगा ये करें। असल में आप एक चीज देखिए, 1977 में एक राजनीति शुरू हुई, वो राजनीति थी अपनी सुविधा अनुसार की राजनीति, और उस राजनीति को किसने शुरू कराया, आरएसएस ने। आरएसएस ने धीरे से जनसंघ का विलय कराया, जनता पार्टी बनी, और उस जनता पार्टी में जो पूरा मोडस ऑपरेंडी बनाया गया उसका, वही आज हमें बीभत्स रूप में दिख रहा है। उस समय याद करिए, श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कराने के लिए किस तरह से संसद का दुरुपयोग हुआ था, किस तरह से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि सीबीआई का दुरुपयोग करके कैसे झूठा मामले दर्ज कराए गए थे, किस तरीके से और तमाम सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया था। वहां से जो छोटे रूप में शुरू हुआ था, होते 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 आया, वहां जातिवाद को जन्म दिया गया, वहां और दूसरी चीजों को जन्म दिया गया, वो इतने बीभत्स रूप में आ गया सांप्रदायिकता और सब, कि हम उसको झेलते झेलते आज इस स्थिति में आ गए। आज तब तो आरएसएस पीछे से कर रही थी, अब सीधे आके कुर्सी पे बैठ गई है। कुछ दिनों बाद भारत के राष्ट्रपति के पद पर वो बैठ जाएगा। भाई नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी आरएसएस का प्रचारक। आदित्यनाथ क्या है, वो हिंदू महासभा आरएसएस का
एक ज्वाइंट वेंचर। तो इसी तरीके से तमाम चीजें हम लोगों ने देखा है। वहीं गोरखपुर में सुशील जी बैठे हुए हैं, उस समय हरिशंकर तिवारी जी हुआ करते थे। टेम्पो स्टैंड की वसूली कौन करता था? जाइए पूछ लीजिए जाके। 97 तक वहां टेम्पो स्टैंड की वसूली कौन करवाता था? डंडा लेके चलता था वसूली करने। उनके साथ में जो तमाम सारे चलते थे, पता कर लीजिए, बता देंगे। आज वो योगी है। तो भाई, जो व्यक्ति खुद इस तरह की चीजों में रहा हो, उनको आप कहेंगे, तो कोई आप उम्मीद मत पालिए। ये असल में चेहरे ही वही, ये सब वो लोग। अच्छा सर, इनमें जो आपसी द्वंद भी तो है ना। मैं ये जो द्वंद जो अभी ये दोनों के बीच की भी सुशील सर ने भी बात की, मलिक सर ने भी कहीं इशारा किया या साफ कहा कि इसमें अब बड़ी लड़ाई ये है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन आगे सवारी करेगा, कौन उस पर सुशोभित होगा आने वाले दिनों में, अभी जब तक है मामला। तो वो लड़ाई भी कहीं दिख रही है आप? देखिए संजीव जी, मैं इससे बड़ी और वो नहीं मानता हूं। मुझे लगता है इससे बड़ा और वो हो नहीं सकता। एक क्या होता है ना कि एक हमारे यहाँ कानपुर में एक कहावत है कि जब कुछ होगा तो कोई शिकायत करने आएगा तो बाप अपने बेटे को कहेगा, 8 साले काहे ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है। और बाद में ठीक है, और उन्हें भी लगा हाँ 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 ये हो गया, चलो। वो उनको बोले, वो चले गए। और उसके बाद कहा, अच्छा कितने आए? कहा इतने आए। कहा तो इतने, तुम हमें इतने ही बताए थे, इतने और दो। तो वही स्थिति है। तो मैं उदाहरण ये बता दूं, ये संघीय हैं, ये सब जो है एक ही तरह से होते हैं, एक ही उस पे चलते हैं बस। हाँ, कुर्सी सबको पानी है, हर एक की अपेक्षाएं होती हैं। एक बात होता है, मैं तो सीधी सी बात कहता हूं बड़ी ईमानदारी से। मैं जिन दिनों एडिटर था, मैं कहा करता था अपने स्टाफ से, मैंने कहा जिस दिन आप में से कोई क्लेम करे कि हाँ मैं एडिटर बनने काबिल हूं, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। और मेरे अंदर यह क्षमता थी कहने की, मैं मीटिंग में कहता था। तो साहब सीधी सी बात है, जिस दिन जिसमें संसदीय दल की बैठक के बगैर प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, जैसे आप जो तो मैं यही तो कह रहा हूं, यही संघ है। वहां आप लोकतंत्र की उम्मीद मत कीजिए। ये तो सारे तंत्र को खत्म करके एक अपना तंत्र चलाते हैं, और उस तंत्र से सब होता है। एक बात बताइए, योगी कैसे निकला था? वो भी तो पर्ची से निकला था। जब 2017 का चुनाव हुआ था, योगी कहीं था क्या पिक्चर में? भाई, जिस पिछड़ी जाति के मौर्य के नेतृत्व में चुनाव यूपी का लड़ा गया, उस समय वही प्रदेश अध्यक्ष था, उसको तो नहीं बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने जो संसद प्रतिनिधि थे और मंत्री भी थे, तो वो मनोज सिन्हा को भेजा था, वो तो पूजा कर लिए थे, भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कर लिए थे काशी में। और उसके बाद वो भी रह गए। अचानक पर्ची निकली कि साहब योगी होंगे। तो मुझे आज भी याद है कि चंडीगढ़ में कॉफी हाउस में मैं था और अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर थे रवीन ठुकराल। तो हम दोनों लोग बैठे कॉफी पी रहे थे, और अब एक आईएएस भी थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बेचारे उचित नहीं लगता यहाँ, तो वो इस समय चीफ सेक्रेटरी रैंक टाइप में है। तो हम लोग तीनों लोग बैठे वही बात कर रहे थे। मैंने कहा, गुरु आप ये जान लो योगी बनेगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने उनके कुछ गुण बताए जो मुझे पता थे, गोरखपुर वाली पूरी उससे। अब सुशील जी मुस्कुराएंगे, उन्हें पता है क्योंकि गोरखपुर में क्या होता था। तो हमने बताया, तो उनका अच्छा उसको बना देंगे। मतलब उन लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ऐसे आदमी को भी बनाया जा सकता है। हमने कहा बनेगा बॉस, यही उसका गुण। और फिर 3 दिन बाद में घोषणा हो गई। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, और उसी समय चूंकि पंजाब और उसका दोनों का साथ हुआ था, इसलिए बता रहा हूं। तो ये चंद चीजें हैं, क्योंकि ये स्थितियां होती हैं। यही अभी भी इंडिया न्यूज चैनल के, इंडिया न्यूज हरियाणा के चैनल पे
डिबेट में है, उसमें मनोहर लाल खट्टर भी बैठे हुए हैं उस डिबेट में, आप डालिएगा। और जब हरियाणा का चुनाव हुआ 2014 का, मैंने कहा ये यही होने वाले मुख्यमंत्री है, अजय उसी में ही कहा था। क्यों कहा था? फिर मैंने गुण के थोड़े से लक्षण भी बता दिए थे। तो वो जो है ना, वो लक्षण जो है वो तय करते हैं, इनके यहां ये होता है। इसलिए इस बात को, विषय को छोड़ दीजिए कि कोई लड़ाई है, यहां एक दूसरे पे कैसे क्या चीजें करनी है उसके लिए पूरा खेल होता है जी।